हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके आई हूँ जिसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं जिसे हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए हम लोग एग्ज़ाम का एक बार फास्ट रिव्यू देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। 50 नंबर का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वास्तविक संस्थापक, जैसे हम बराबर आपको पढ़ाते हैं यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है कि भारत का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य इतिहास के स्रोत हैं, तो मौर्य इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अशोक के अभिलेख, ये सब क्या है? मौर्य इतिहास के स्रोत हैं। दूसरा में ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बस क्वेश्चन देखना और आंसर देखना है। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था, किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। अशोक के कितने अभिलेख है, शिलालेख हैं? तो अशोक के 14 शिलालेख है। तो अशोक ने शिलालेख, अभिलेख, ताम्रलेख, है ना, गुहालेख, ये सारे अभिलेख का क्या किया? अभिलेख खुदवाया, जिसमें उसने अपने धम्म के बारे में और एक जो है अपनी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन सारे लेखों में इस सब विषयों के बारे में उल्लेख किया। ठीक। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है, तो दशावतार मंदिर जो है गुप्तकाल स्थापत्य कला का उदाहरण है। भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हम बराबर आपको बताते हैं कि भारत का स्वर्ण युग गुप्तकाल को कहा जाता है। अब गुप्तकाल के बारे में जैसे बातें की जाए फटाफट, तो गुप्तकाल में ही कह सकते हैं कि बहुत सारे आविष्कार हुए, चाहे वो गणित से, खगोल से, चाहे वो शतरंज का, चाहे वो साहित्य का, कालिदास भी इसी समय में पाए जाते हैं, चाहे वो खगोल विद्या का, चाहे वो दशमलव, शून्य, ये सारे का आविष्कार। और हाँ, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो गुप्त काल में भी पहले आपका पहला आपका मंदिर डेवलप दिखाई देता है जो कानपुर के देहात में भितरगामा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर आधारित थी? तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। उस समय उनके जो हैं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य की नीतियों के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के आधे से अधिक राज्य पे अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व में। मौर्य शासन में सेना का प्रबंधन करने वाले मंडल में सदस्य होते थे, कितने होते थे? 30 होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित्य घात के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? बिंदुसार का नाम अमित्य घात भी है। मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे? अग्रम कहलाते थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। और गुप्त युग का महान वैद्य था धन्वंतरी थे। शून्य के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट थे। हर्ष थानेश्वर के राजा बने 606 ईस्वी में। कहाँ के? ये आप याद रखिएगा, कन्नौज के। ठीक है। थानेश्वर था कन्नौज, थानेश्वर उसके बाद कन्नौज। हाँ, हर्ष थानेश्वर के राजा बने 606 में। हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट। ठीक है। वाणभट्ट उनके मित्र भी थे। ठीक है। जिसमें उन्होंने हर्ष के बारे में और उनके जो है शासन व्यवस्था के बारे में लिखा। महामोच परिषद का आयोजन हुआ प्रयाग में। कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ। गांगेय देव विक्रमादित्य के समय राजपूत शासन व्यवस्था में अन्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। ठीक है। राजपूत युग में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर था। भूमि से कर लिया जाता था। ये राजपूत युग का आय का प्रमुख स्रोत, मतलब कर के रूप में। चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। पृथ्वीराज रासो कृत है किसके द्वारा? चंद्रबदाई। ये पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि भी थे और इनके परम मित्र भी थे। कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और दोनों की मृत्यु भी एक साथ हुई थी। ठीक है। कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र था। तो ये देखिए आप लोग कमेंट करिएगा क्या था? कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ गांगेय देव विक्रमादित्य के उत्कर्ष से। ठीक है।
चलिए देखते हैं, राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। राजपूत युग में आय का मुख्य स्रोत था भूमिकर। चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। पृथ्वीराज रासो की कृति चंद्रबदाई द्वारा। महाविलास प्रहसन कृति संबंधित है पल्लवों से। रत्नमालिका के लेखक अमोघ वर्ष। सामंतवाद काल में विशिष्ट वर्ग को कहा जाता है सामंत, रानक, रौत या राजपूत, ये सभी। ठीक है। भारत में सामंतवादी समाज के विकास पर प्रभाव पड़ा। राजा की शक्ति क्षीण हो गई। पृथ्वीराज का समकालीन शासक कौन था? जयचंद्र था। जैन चालुक्यों का दरबारी कवि था रवि कीर्ति था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 1570 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 622 ईस्वी से। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मक्का में, अरब में है ये। ठीक है। 7वीं, ठीक है। इस्लाम में, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ? 7वीं सदी में, 630 ईस्वी में। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। गुलाम वंश का शासक रहा, शासन काल जो है गुलाम वंश का 1206 से 1290 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय था, जिसको देख के कुतुबुद्दीन ने कहा कि ये मुझे ये मस्जिद के रूप में दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब बहुत इसमें परिवर्तन हुआ। चलिए इसकी कहानी है आगे। खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक थे। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने की। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सन 1938 में किया। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती थे। पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे चंद्रबदाई दे। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक क्वेश्चन और हम इसमें घुसा देते हैं, ये कि कुतुब मीनार की स्थापना किसके नाम पे हुई? तो जैसे हमने आपको पढ़ाया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार की स्थापना हुई। ठीक है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? वैष्णव भक्तों ने की। विजयनगर की शासन पद्धति में राजा को कहा जाता था राय। ठीक है। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार ना। और आक्रमण कब किया? 1023 से 24 ईस्वी में। ठीक। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ? जयचंद्र का। तराइन का 2 युद्ध है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान थे इल्तुतमिश। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1266 में। लोधी वंश की स्थापना की बलहोल लोधी ने। तालीकोटा का युद्ध सन 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो 6 प्रांतों में। अब आ जाते हैं, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हैं। पृथ्वी का आकार है क्या? गोल। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है मानसूनी हवाएं। सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? अमावस्या में। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। पृथ्वी के पीने योग्य जल है 3% ही, इसलिए जल को बचाना चाहिए। जल धाराओं को वर्गीकृत किया जा सकता है 3 भागों में। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर पूछता है तो प्रशांत महासागर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त मंडल है समताप मंडल। चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है पेरोजी। चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है पूर्णिमा के दिन। पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन है? चंद्रमा ही है, बेचारा एक ही है। डायमंड रिंग का अवलोकन होता है सूर्य ग्रहण में। धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है? 4। धरातलीय मृदा किस परिमंडल का अभिन्न अंग है? स्थलमंडल का। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। पृथ्वी के धरातल के कितने भाग पर जल का विस्तार है? 2/3 भाग का। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? 3। पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व के कारण। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें हैं? संगमरमर। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? अवसादी। ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है 3 भागों में। भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिक्टर स्केल। बल को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है पटल
विरूपणी भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल से। वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम उलट जाता है? तो अधिक्षिप्त वलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि होस्ट तथा ग्राबेन का निर्माण किससे होता है? तो भ्रंश से। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है ट्रांसबोली। अपक्षय को वर्गीकृत किया जा सकता है 7 भागों में। चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है अपक्षय। निम्न से क्रस्ट प्रदेश में बनने वाले भू आकृति हैं हेलेराइट। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं कितनी? 22%। तापमान मापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड द्वारा। वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। पवन को वर्गीकृत किया जा सकता है 3 भागों में। चक्रवात को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में। दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या और पूर्णिमा को। लघु ज्वार आता है कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी में। महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में। वायुमंडलीय ताप का मुख्य स्रोत सूर्य है। वायुमंडल के गैस से पाई जाती है नियान और हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बना है? कोलोराडो द्वारा। ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परतों में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। निम्न में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित नहीं करता है? तो ये प्लेट विकर्तनिकी है। गरजता चालीसा किस पवन को कहा जाता है? तो गरजता चालीसा जो है पछुआ पवन को कहा जाता है। मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है 6 माह में। बृहद ज्वार की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। लैब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है। ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है फ्लैक्टन घास। भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों की संख्या क्या है? 6। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। संविधान में आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई फ्रांस से। उपभोक्ता का वर्गीकरण किया जा सकता है 2 भागों में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को जो आने वाला है। सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया राजीव गांधी के द्वारा। भारतीय संविधान है लोकतांत्रिक। ठीक है। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक में भी डिफरेंस हमने आपको बताया है। गणतांत्रिक साम्राज्य की बात करें तो वहाँ ब्रिटेन आ जाएगा। भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। भारतीय कृषि फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है रबी और खरीफ और जायद की फसलें। ठीक। भारत में उत्पादन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है 3 भागों में। उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है 2 भागों में। वैश्विक हरित क्रांति के जनक थे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग। भारतीय जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लगभग 60% तक की जनसंख्या। भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत है 21.4 ठीक है प्रतिशत। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई जुलाई 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। विश्व में जीएम की फसलें उगाई जाती हैं कनाडा, भारत और चीन में। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि अगर ये तीनों दिया है और बोलेगा कि सभी में, तो आप सभी में करिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया 2004 में। राष्ट्रीय कृषि नीति को मंजूरी प्रदान की गई 2007 में। राष्ट्रीय कृषि नीति के प्रमुख बिंदु हैं भूमि सुधार, कृषकों के लिए सामाजिक सुरक्षा। ठीक, अगर दोनों पूछे, दोनों बोलेगा दोनों हैं तो यस हाँ दोनों हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं? कृषि यंत्रीकरण आते हैं, पशुपालन आते हैं और समेकित कृषि प्रबंधन आते हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुझाव हैं कृषि का यंत्रीकरण, जैविक खेती का संवर्धन। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.8
5%। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है? वाकर का है। साख मुद्रा को वर्गीकृत किया जा सकता है 5 भागों में। धातु मुद्रा को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में। मुद्रास्फीति का कारण है, देखिए कुछ प्रमुख यहाँ पे 3, जैसे हीनार्थ प्रबंधन, अनुपादक व्यय में वृद्धि, वाणिज्यिक बैंकों का व्यवहार, तो ये 3 कारण मुख्य। ग्रीष्म आर्थिक सलाहकार थे किसके? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के। मुद्रा अस्फीति, यहाँ पे स्फीति और यहाँ पे अस्फीति है, तो अविस्फीति के कारण क्या होंगे? पूंजी में कमी, लागत में वृद्धि और वैश्वीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा संकुचन। संकुचन पढ़ाया है, भारी कर लगना, ठीक है, बैंकों का दर ऊंचा करना, ये दोनों संकुचन के कारण हो सकते हैं। भारत में रुपए का उन्मूलन अवमूल्यन किया गया 4 बार। भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, कब किया गया? 10 सितंबर 1949 को, ठीक है। भारतीय मौद्रिक नीति का उद्देश्य है ऋण प्रबंधन करना, वित्तीय प्रबंध करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। तो अगर ये तीनों में से कोई एक ठीक नहीं तो ये तीनों, तो हाँ तीनों सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि है 1951 टू 1956। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो आपको सारे पंचवर्षीय योजना को एक बार अच्छे से उसके टाइम पीरियड को देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय की और जो अभी टाइम की जो चल रही है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17, ठीक है। चलिए, वर्तमान में औद्योगिक उपक्रम को विकसित कर सकते हैं 3 भागों में। उपक्रम को विकसित कर सकते हैं 3 भागों में। जिस क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1990 में। बैंक ड्राफ्ट है, साख मुद्रा है। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो सरकार द्वारा भारी कर लगाना, सरकार द्वारा जनता से ऋण लेना, सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा को निरंतर घटाना, ये तीनों कारण मुद्रा संकुचन के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक के रूप हैं कितने? चेक के 3 रूप हैं। कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है मुद्रास्फीति। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है? ठीक है, तो मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? चलिए उसको, ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं, या आप लोग ढूंढिएगा, कोशिश कीजिएगा कमेंट करने का। लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा है 5 करोड़ रुपए। भारत का आर्थिक विकास निर्भर है सभी प्रकार के उद्योगों पर, ठीक है। औद्योगिक विकास होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। कुटीर उद्योग, प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी हमने बताया कि प्रति व्यक्ति आय कैसे और किससे पे निर्भर करती है। कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं परिवार के सदस्यों की सहायता से, और लघु उद्योग भी हमने बताया, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। सूत काटना उद्योग है, क्या है? कुटीर उद्योग है। संविधान लागू किया 26 जनवरी 1949 को। तो ये रहे कुछ फास्ट रिवीजन क्वेश्चन। मैंने इसलिए फास्ट किया ताकि फटाफट आप रिवीजन करते जाइए, और इसको कम से कम 2-3 बार चला के आप देख लीजिएगा। और ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ, ये मुश्किल से 18 से 19 मिनट का वीडियो है। अब इसको फास्ट रिवीजन 3 बार 4 बार जैसे जैसे करेंगे वैसे चीज़ें आपको ज़्यादा तेज़ी से लर्न होती जाएंगी। तो कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोग को बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर कीजिएगा, क्वेश्चन कोई भी मत छोड़िएगा, और 50 नंबर की बात है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।